This program presented by Nerolac Paints Beauty Gold Washable Saaf Plus Safe। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी धुआंधार चुनावी रैली कर रहे हैं। इसी कड़ी में पीएम मोदी ने आज कर्नाटक के चित्रदुर्ग जिले में रैली को संबोधित किया। लाखों की संख्या में आई भीड़ को संबोधित करते हुए कहा, आज हनुमान जी की इस पवित्र भूमि को नमन करना मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य है। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में बजरंग बली को ताले में बंद करने का निर्णय लिया। और क्या कुछ कहा पीएम मोदी ने, आइए आपको सुनवाते हैं। और आज जब मैं यहाँ हनुमान जी की इस पवित्र भूमि पर आया हूं, मेरे लिए हनुमान जी की इस पवित्र भूमि को नमन करना ये बहुत बड़ा सौभाग्य है। लेकिन दुर्भाग्य देखिए, जब मैं आज हनुमान जी की पवित्र भूमि को प्रणाम करने के लिए आया हूं, उसी समय कांग्रेस पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में बजरंग बली को ताले में बंद करने का निर्णय किया है। पहले प्रभु श्री राम को ताले में बंद किया और अब जय बजरंग बली बोलने वालों को ताले में बंद करने का संकल्प लिया है। यह देश का दुर्भाग्य है कि कांग्रेस पार्टी को प्रभु श्री राम से भी तकलीफ होती थी और अब जय बजरंग बली बोलने वालों से भी तकलीफ हो रही है। कर्नाटक में विधानसभा चुनाव होने में सिर्फ एक हफ्ता बचा है। बेंगलुरु में कांग्रेस ने आज चुनाव के लिए घोषणा पत्र जारी कर दिया है। पार्टी ने घोषणा पत्र में बजरंग दल की तुलना पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी कि पीएफआई से की है। अपने घोषणा पत्र में कांग्रेस ने वादा किया है कि कर्नाटक में सरकार बनने के बाद बजरंग दल, पीएफआई जैसी तंजीमों पर बैन लगाया जाएगा। कर्नाटक राज्य सड़क परिवहन निगम में तमाम खवातीन के लिए मुफ्त सफर की सहूलियत फराहम की जाएगी। न्यू एजुकेशन पॉलिसी को रद्द करके राज्य शिक्षा नीति को भी लागू किया जाएगा। इसके अलावा 63 सरहदी तालुकों में कन्नड़ भाषा और संस्कृति को फरोग दिया जाएगा। कांग्रेस के घोषणा पत्र पर असम के वजीर आला और बीजेपी नेता हिमंत बिस्वा शर्मा ने कांग्रेस सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कांग्रेस के घोषणा पत्र को पीएफआई और कट्टरपंथी मुस्लिम तंजीमों का घोषणा पत्र बताया है। PFI is already banned. And what is the history of the Karnataka? That Siddaramaiah government has released PFI, detainee. They have withdrawn the cases from PFI. So PFI ban is already done, already confirmed. So what essentially is saying that government is going to ban Bajrang Dal. That means that BJP is banning PFI. So to appease Muslim, we will ban Bajrang Dal. That is why I said it is a Muslim agenda. They are basically what PFI cannot say. Today Congress party is saying that we will take revenge. PSI doesn't have a guts to say that we will take revenge because they know what we are going to do them. So in absence of PFI, today Siddaramaiah and DK Shiv Kumar is telling that look, don't worry, I am here to take revenge on the BJP. So basically the word banning Bajrang Dal has come on behest of PFI because of the request made by PFI. Please take revenge of our banning. So this is an absolute manifesto propagated by PFI, prepared at the behest of the PFI sympathizer, prepared on behest of the ecosystem of the PFI. Because you see, PFI is already banned. So what is the meaning of saying we will ban PFI? Essentially they said that we are going to ban Bajrang Dal. And why you are banning Bajrang Dal? What is the criminal charge against them? What is the bomb blast? Where they have done bomb blast? Where they have done rioting? There is nothing that in Karnataka BJP is doing. So they are just trying to play the ball on behalf of PFI. कि देखो, आपको that BJP has banned you. So don't worry, we'll take the revenge and we'll ban Bajrang Dal. So today
unfortunately, Congress manifesto looks like the manifesto of PFI, manifesto of fundamentalist Muslim people organization. हमारा गृह मंत्री जी ने पीएफआई को बैन किया है। कांग्रेस बोल रहा है मैं बजरंग दल को बैन करूंगा। कांग्रेस बोल रहा है कि मैं मुस्लिम रिजर्वेशन दोबारा चालू करूंगा। कांग्रेस बोल रहा है कि गो हत्या विरोधी कानून को मैं दोबारा गो हत्या को रेगुलराइज कर दूंगा। कांग्रेस बोल रहा है कि एंटी कन्वर्शन बिल जो हुआ है उसको खत्म करूंगा। आज जो कांग्रेस का मैनिफेस्टो है ये कंप्लीट मुस्लिम फंडामेंटलिस्ट मैनिफेस्टो है। जिन्ना भी जिंदा होता था तो ऐसा मैनिफेस्टो कभी नहीं देता था, मेरा विश्वास है। लेकिन आज आप जिन्ना से भी नीचे चला गया कि वो लोग सारे जो भारतीय है, सारा भारतीय जो स्पिरिट है उनका खिलाफ बोल रहा है। कर्नाटक में ये एकदम मुस्लिम फंडामेंटलिस्ट पार्टी बन चुका है। एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार ने आज एक बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने ऐलान करते हुए एनसीपी के अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने की बात कही। 82 साल के शरद पवार ने ये ऐलान उस वक्त किया है जब पिछले दिनों ही एनसीपी में फूट की खबरें सामने आई थीं। शरद पवार की बेटी सुप्रिया सुले ने 17 अप्रैल को कहा था कि 15 दिन में महाराष्ट्र की राजनीति में 2 बड़े विस्फोट होंगे। बयान के ठीक 16वें दिन यानी 2 मई को 12:45 पर शरद पवार ने राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी यानी कि एनसीपी का अध्यक्ष पद छोड़ने का ऐलान कर दिया। पवार ने कहा कि वो इस्तीफा देने जा रहे हैं। उन्होंने इसकी वजह नहीं बताई। 4 दिन पहले ही शरद पवार ने कहा था कि रोटी पलटने का वक्त आ गया है। किसी ने मुझसे कहा है कि रोटी सही समय पर पलटनी है, ना पलटे तो कड़वी हो जाती है। शरद पवार ने अभी तक पद छोड़ने की वजह नहीं बताई। वहीं शरद पवार के एनसीपी के अध्यक्ष पद छोड़ने के ऐलान के बाद ही एनसीपी कार्यकर्ताओं ने जमकर हंगामा किया और शरद पवार से पद न छोड़ने की गुजारिश की है। आणि इतकी वर्ष संधी मिळाल्याच्या नंतर आणखी महत्त्वाच्या समाजाची भूमिका मी तर कधी घेणार नाही आणि त्यामुळं तुम्हाला अस्वस्थता कदाचित वाटेल, पण मी राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या अध्यक्षपदावरून निवृत्त व्हायचा निर्णय आज घेतलेला आहे। हे जरी असेल शरद पवार ने राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के सदर पद से रिटायर होने का फैसला लिया है और इसी बीच शरद पवार के इस फैसले से सियासी हलचल तेज हो गई है। पार्टी कारकुन शरद पवार से उनके फैसले को वापस लेने के लिए कह रहे हैं, लेकिन शरद पवार के इस्तीफे के ऐलान के बाद कांग्रेस नेता तारिक अनवर ने क्या कुछ कहा, सुनिए। देखिए, शरद पवार जी एक कदावर नेता है, इससे तो कोई इनकार नहीं कर सकता। क्या कारण है ये तो वही बता सकते हैं या उनका परिवार बता सकता है कि आखिर उन्होंने किन परिस्थितियों में अपने पद से इस्तीफा दिया है और आगे उनकी क्या योजना है। हालांकि उन्होंने इस बात को कहा है कि मैं सार्वजनिक जीवन से अलग नहीं हो रहा हूं, सिर्फ एनसीपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष से मैंने इस्तीफा दिया है, लेकिन समाज सेवा में हम लगे रहेंगे। तो मैं समझता हूं कि ये उनका एक बहुत ही महत्वपूर्ण फैसला है, क्योंकि पिछले लगभग 25 सालों से, जब से एनसीपी की स्थापना हुई तब से वो लगातार राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और महाराष्ट्र की राजनीति में उनका एक प्रकार से वर्चस्व है, इसमें कोई कह नहीं सकता कि उनकी एक भूमिका है। सारे चीजों का खुलासा तो वही कर सकते हैं, क्योंकि जो कुछ बीता है वो उनके सामने है और कोई इस तरह का जिसको कहते हैं स्पेकुलेशन करना वो मुनासिब नहीं होगा, जो खास तौर पर शरद पवार जी के लिए। क्योंकि शरद पवार जी जब भी कोई फैसला लेते हैं तो मैं समझता हूं कि बहुत सोच समझकर और उनका फैसला होता है। तो ये फैसला भी उनका सोच समझ के हुआ होगा। जहां तक उनके परिवार के अंदर कोई किसी तरह का अंतर्विरोध का सवाल है, ये कोई चीजें अभी तक सामने खुलकर नहीं आई। आप कह सकते हैं कि एनसीपी में नंबर 2 हैं अजीत पवार जी। उन्होंने कहा है कि हम लोग आपस में बातचीत करके सर्वसम्मति से आगे किसको ये जिम्मेदारी दी जाएगी राष्ट्रीय अध्यक्ष का, ये तय हो जाएगा। वो उसमें कोई विवाद नहीं है।
दिल्ली शराब घोटाले में आप पार्टी के रियासती सदर राघव चड्ढा का नाम शामिल होने की खबरों के बीच उनकी सफाई सामने आई है। राघव चड्ढा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि किसी भी चार्जशीट में उनका नाम शामिल नहीं है। मीडिया में उनके खिलाफ झूठी और बेबुनियाद खबरें फैलाई जा रही हैं। जो सुबह से खबरें दिखाई जा रही हैं वो सरासर गलत और झूठी और बेबुनियाद हैं। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की किसी भी जांच में आज तक, जब से इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट बनी है, और खास करके ये जो ऑनगोइंग इन्वेस्टिगेशन दिल्ली एक्साइज मैटर में चल रही है, कहीं पर भी मेरा नाम बतौर अक्यूज्ड, बतौर सस्पेक्ट या बतौर विटनेस, ना अभियुक्त के तौर पे, ना गवाह के तौर पे, ना संदिग्ध व्यक्ति के तौर पे कहीं पर भी नहीं लिखा गया है। जो रिपोर्ट छापी जा रही है अखबारों द्वारा, न्यूज वेबसाइट्स द्वारा, न्यूज चैनल्स द्वारा, वो सरासर गलत और बेबुनियाद है। एक किसी मीटिंग का रेफरेंस दिया गया है कि कोई बैठक हुई थी, उस बैठक में कई लोग शामिल थे और उसमें कहीं मेरे नाम का जिक्र किया गया है, लेकिन मेरा नाम कहीं पर भी बतौर अक्यूज्ड, बतौर विटनेस या बतौर सस्पेक्ट कहीं पर भी नहीं है। आम आदमी पार्टी की बढ़ती लोकप्रियता के चलते ये सारे शिगुफे छोड़े जा रहे हैं। जिस इन्वेस्टिगेशन की हम जिक्र कर रहे हैं, इस इन्वेस्टिगेशन को आप सब जो आज इस भारी तादाद में इस आम आदमी पार्टी के मुख्यालय पर मौजूद हैं, आप सब करीब करीब 1 साल से इस पूरी इन्वेस्टिगेशन को बहुत करीब से देख रहे हैं। करीब 1000 से ज्यादा अफसर इस पूरी जांच पड़ताल में शामिल हैं। 400 से ज्यादा ठिकानों पर इन लोगों ने सर्च किया, सीज किया, रेडें करी। कई गवाहों को अपने पास बुलाकर उनके बयान दर्ज कराए, कई लोगों को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन एक फूटी कौड़ी अभी तक नहीं ढूंढ पाए, ना इनको मिली, क्योंकि घोटाला हुआ ही नहीं। ये बीजेपी के दिमाग का घोटाला है। रोज बीजेपी कहती है 1000 करोड़ का घोटाला हो गया, 1000 करोड़ का घोटाला हो गया। 1000 करोड़ तो छोड़िए, 10 रुपए भी अगर भारतीय जनता पार्टी की इन एजेंसियों को कहीं से मिले हो तो मुझे बताइए। और मैं ये साफ तौर पर कहना चाहता हूं, ईडी और सीबीआई के अफसरों पर भी दबाव बनाया जा रहा है, उन पे भी प्रेशर डाला जा रहा है कि आम आदमी पार्टी को खत्म करो, आम आदमी पार्टी के नेताओं को जेल में डालो। और उसी कवायद में आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल जी के एक एक सिपाही को हानि पहुंचाने की कोशिश करी जा रही है। आम आदमी पार्टी आंदोलन से निकली पार्टी है। आम आदमी पार्टी इन पर्चों से, इन चार्जशीट से, इन जेलों से डरने वाली नहीं है। हम सड़कों पे आंदोलन करते करते आज यहां तक पहुंचे हैं। अजमेर दिल्ली हाईवे स्थित दौलतपुरा टोल प्लाजा के पास एक ट्रक बेकाबू होकर हाईवे की रेलिंग तोड़ता हुआ नीचे आ गिरा। ट्रक ने बिजली के ट्रांसफार्मर को भी अपनी चपेट में ले लिया, जिससे बिजली के खंभे और तार टूट गए और ट्रांसफार्मर भी नीचे गिर गया। इस हादसे में चालक को मामूली चोट आने की खबर है। जानकारी के मुताबिक ट्रक ड्राइवर ने बताया कि मैं कंटेनर में माल भरकर गुजरात ले जा रहा था। दौलतपुरा टोल प्लाजा के पास हाईवे पर आगे चल रहे एक ट्रक ने अचानक साइड दबा दी, जिससे कंटेनर बेकाबू हो गया और हाईवे के डिवाइडर पर चढ़ गया और असंतुलित होकर सर्विस रोड किनारे एक 4 दीवारी तोड़ते हुए पलट गया। आपको बता दें कि इस हादसे में सड़क किनारे लगे बिजली के ट्रांसफार्मर को भी कंटेनर ने तोड़ दिया। कटिहार जिले के कोड़ा ब्लॉक के तहत विनोदपुर पंचायत में एक तरफ जहां पुल की तामीर का काम शुरू होने से मकामी लोगों के चेहरे पर मुस्कान की लहर दौड़ गई है, लेकिन दूसरी ओर इंतजामिया की ओर से पुल की तामीर का काम सुस्त रफ्तार से करवाया जा रहा है। ऐसे में मकामी लोग इंतजामिया के खिलाफ एहतजाज करके पुल की तामीर में तेजी लाने की मांग कर रहे हैं। आपको बता दें कि साल 2021 में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत तकरीबन 3 करोड़ की लागत से पुल और सड़क की तामीर के लिए नींव रखी गई थी। इस तामीराती काम को गुज़िश्ता साल 2022 में पूरा होना था, लेकिन 2 साल बीत जाने के बाद भी अब तक तामीर का काम नहीं हो पाया। पंचायत आने के लिए तो यहाँ अभी जहाँ हम खड़े हैं, हमको लग रहा है कि आज से 3 साल पहले जो हम लोगों की परेशानी थी, आज के बाद अगर 1 महीना वेट किया जाए तो 1 महीने के अंदर फिर से वही परेशानी में हम लोग पहुंच जाएंगे। आज यहाँ पहुंचने के लिए यहाँ से महज दानीपुर जो उस पार है, मेरा खुद का घर भी पड़ता है, तो वहां से यहाँ आने के लिए मुझे कटिहार घूमते हुए लगभग मेरे ख्याल से 50 किलोमीटर आमद रफ्त हो जाएगा। इतनी परेशानी है कि हम बोल नहीं पा रहे हैं कि मेरे साथ कितनी परेशानी है। मैं ही नहीं बल्कि
इस पंचायत का जो लास्ट एक वार्ड है दानीपुर विनोदपुर पंचायत का, वो वार्ड ही नहीं बल्कि उस पार में रौतारा पंचायत है, राजवाड़ा है, बाकी हसनगंज प्रखंड है। जितने लोगों का इधर आने का जरूरी पड़ता है सबका यही शॉर्टकट रास्ता होता है, लेकिन इतनी परेशानी है कि सबको कटिहार घूम के आना पड़ता है। हम लोग को बहुत कष्ट है। विनोदपुर पंचायत चूरनी घाट पुल के लिए हम लोग बहुत परेशानी है और बहुत मांग किए हैं। ऐसा मुजरिम आदमी को खटली में चढ़ा के हम लोग वोट देने के लिए आते थे। इतना जुलूम पर अभी तक हम लोग को 3 साल गुजर गया है, लेकिन अभी तक उनका कोई काम ही नहीं चल रहा है। अच्छा, काम चल रहा है, बहुत स्लो काम चल रहा है, बहुत स्लो चल रहा है। और हम लोग को किसान का भी बहुत कष्ट हो रहा है, मकाई उकाई ले जाने के लिए बहुत कष्ट हो रहा है। पूरा कोढ़ा का घूम के जाता है, विनोदपुर चलवा बाहरखाल ये सब बहुत कष्ट होता है। तो हम लोग को पुल का काम एकदम वहाँ जरूरी तुरंत होना चाहिए। बहुत धीमी गति से काम हो रहा है। हम लोग बहुत दूर दूर गए, सांसद के पास गए, बहुत जगह पर जाकर के इसका गुहार लगाते हैं कि दानीपुर एक हमारे विनोदपुर पंचायत के वार्ड है 12 नंबर, वहां से लोगों को इस पार आने में बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन आज तक जो है कि काम धीमी गति से चलने के कारण से पुल नहीं बन रहा। 3 साल हो गया और आज तक पुल उसी तरह से बदहाल पड़ा हुआ है। 2 साल में बनना था, उसमें दिखाया था कि 2 साल में बनकर परिपूर्ण हो जाएगा, लेकिन अभी तक नहीं हो पाया है। ये 3 साल खत्म होने जा रहा है और 2 पुल का पिलर जो है अभी तक खड़ा नहीं हुआ है। This program presented by Nerolac Paints Beauty Gold Washable Soft Plus Safe.